नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आपसे का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी साइंस के विषय में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने बायोलॉजी का जो चैप्टर है उसको स्टार्ट किया था, जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया, जैसे अगर जीवधारियों की बात करें तो पादप और जंतु जंतु जिसमें हम लोग भी आते हैं, ये दो ही जीवधारी होते हैं, जिनमें मैंने आपको पादप के बारे में कल की वीडियो मैंने आपको लैंगिक और अलैंगिक जनन दोनों जनन के बारे में समझा दिया था। क्या क्या प्रक्रिया होती है, कैसी कैसी प्रक्रिया होती है, उस सब को हमने डिटेल में चर्चा कर लिया था। आज की वीडियो हम लोग देखेंगे मानव जनन, या आप मोटा मोटा कह सकते हैं कि जंतु में जो जनन की प्रक्रिया होती है वो कैसी होती है। ठीक है, तो मानव जनन अर्थात जो मानव जाति है ये अपनी पीढ़ी को या अपनी संतान को कैसे जन्म देती है, इसके विषय हम समझेंगे और छोटे से छोटे टर्म्स को लेकर आराम से हम समझेंगे। चलिए समझते हैं। देखिए, सबसे पहली कंडीशन सी तो ये है कि मानव जनन या मानव अपनी संतान को बढ़ाने के लिए या अपनी संतति को आगे चलाने के लिए इनमें दो लोगों की जरूरत होती है। एक नर मतलब आदमी, या आप इसको कहते हैं मेल, या आप इसको कहते हैं पुरुष। ठीक है, मादा की बात करें तो आप इसको औरत भी बोल सकते हैं या आप इसको फीमेल भी बोल सकते हैं। ठीक है, मोटा मोटा कहा जाए तो मानव में लैंगिक जनन के लिए मेल और फीमेल दोनों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अच्छा, अब मेल की जरूरत क्यों पड़ती है या फीमेल की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि इन दोनों के संबंध से ही नए संतान का या नई पीढ़ी का उदय होता है। अब नर में कुछ ऐसे अंग होंगे, वैसे ही मादा में भी कुछ ऐसे अंग होंगे जो जनन प्रक्रिया में प्रतिभाग करते हैं या जनन प्रक्रिया के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। उन सबको हम एक एक करके निपटाएंगे और कहां पर ये प्रक्रिया दोनों साथ मतलब दोनों का रोल साथ में होता है उसको भी हम समझेंगे। हम शुरुआत करते हैं नर से। देखिए, नर की बात करें तो नर में, देखिए नर की बात करें तो नर में वृषण, देखिए ध्यान समझिएगा, वृषण होता है। वृषण वृषण मतलब आपने देखा होगा बैल के पीछे। ठीक है, बैल के पीछे आपने देखा होगा दो गोल गोल ऐसी संरचनाएं दिखती हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं वृषण। क्या कहते हैं? वृषण। देखिए, वृषण से सबसे पहली चीज टेस्टोस्टेरोन, इसको ध्यान समझिएगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। वृषण से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण होता है और टेस्टोस्टेरोन का जो स्रावण है ये पुरुषत्व की निशानी है। पुरुषत्व की निशानी है। जैसे मर्दों में दाढ़ी का आना, बाल का आना, आवाज भैंसों जैसी भारी हो जाना, ठीक है, ये सब टेस्टोस्टेरोन जब हार्मोन स्रावित होने लगता है तब ये होता है। क्योंकि बचपन में एक लड़की और एक लड़के में आप अंतर समझ नहीं पाएंगे। तकरीबन 10-12 साल तक आपको लगेगा ही नहीं कि कौन लड़का है कौन लड़की है, बशर्ते अगर उनका हम गेटअप चेंज कर दें तो। लेकिन धीरे धीरे 10-12 साल के बाद में जब ये वृषण से टेस्टोस्टेरोन का बनना प्रारंभ होता है तब ये पुरुषों की आवाज भारी होने लगती है, भैंसों की तरह भैं भैं करने लगते हैं। उसके साथ साथ शरीर पे धीरे धीरे बाल आने लगते हैं और दाढ़ी मूछें भी धीरे धीरे निकलने लगती हैं, जिससे ये पता लगने लगता है कि हाँ, अब ये पुरुष और ये महिला के रूप में हम विभाजित कर सकते हैं। इसीलिए इस हार्मोन को युवा अवस्था की हार्मोन भी कहते हैं, या किशोरा अवस्था की हार्मोन को भी, या किशोरा अवस्था की हार्मोन के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्लियर हो गया काम? अच्छा, अब यही बात अगर महिलाओं में करें तो उसको हम चर्चा करेंगे। अभी एक की हम चर्चा कर रहे हैं, इसके बाद सेम यहां हम करेंगे। ठीक है, चीजों को अलग अलग समझिएगा। अब वृषण की बात करें तो वृषण में दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है या दूसरा जो फैक्टर है वो है शुक्राणु। ठीक है, देखिए ध्यान समझिएगा, इसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणु मतलब स्पर्म इसको बोलते हैं। देखिए, शुक्राणुओं का निर्माण होता है और लगभग 7 ml शुक्राणु में 20 लाख, देखिए 7 ml शुक्राणु में 20 लाख शुक्राणु होते हैं। ठीक है,
मतलब अगर आप 7 ml लगभग 1 चम्मच के आसपास अगर आप शुक्राणु लेते हैं तो उसमें जो अणु होते हैं शुक्राणु कितने होते हैं? लगभग 20 लाख होते हैं। कितने होते हैं? 20 लाख लगभग होते हैं। क्लियर हुआ? तो मानव का ये हिस्सा कौन? वृषण। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं नर जननांग। क्या कहते हैं भैया? नर जननांग। मतलब नर में जो संतान उत्पत्ति का काम मुख्य रूप से करता है वो क्या करता है? वृषण काम करता है। ठीक है, वृषण का 2 काम है, एक हार्मोन निकालना या हार्मोन बनाना जिसकी वजह से पुरुषत्व आदि प्राप्त करता है या जिसकी वजह से वो एक महिला से बाद में चल के अलग हो जाता है। ठीक है, दूसरी बात यह है ये शुक्राणु को बनवाता है या बनाता है जिसकी मदद से या जिसकी हेल्प से हम अपनी अगली पीढ़ी को बना पाते हैं या जनन को संभव कर पाते हैं। क्लियर हुआ? अच्छा, अब देखिए वृषण में बनने के बाद में, जैसे आप ये देखिए वृषण में बनने के बाद में एपिडर्मिक ट्यूब के द्वारा ये महिला के जननांग के तक पहुंचाया जाता है, यानी जब संबंध होता है महिला पुरुष का तो उस तक ये पहुंचाया जाता है। क्लियर हुआ? अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान समझिएगा। देखिए बात करें मादा की तो जैसे इसमें वृषण होता है वैसे ही महिला में होता है अंडाशय। ध्यान समझिएगा, अंडाशय। वृषण मानव शरीर में बाहर होता है। ठीक है, यानी कि जो पुरुष का जनन अंग है ये बाहर होता है, लेकिन महिला में जनन अंग कहां होता है? अंदर, अंडाशय। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ओवरी। ठीक है, क्या बोलते हैं? ओवरी। क्या बोलते हैं? ओवरी। देखिए जब एक महिला का जन्म होता है, नवजात महिला का जब जन्म होता है, ओवरी में लगभग हजारों अंडाशय, ठीक है, या अंडे होते हैं, या कह सकते हैं आपके अंडाणु जिसको हम बोलते हैं ओवम। ठीक है, ध्यान समझिएगा। अंडाशय, शय मतलब एक थैली। ठीक है, शय मतलब एक थैली। उसमें बचपन से ही हजारों अंडाणु उपस्थित होते हैं, लेकिन ये निष्क्रिय रहते हैं। क्या रहते हैं? निष्क्रिय, मतलब किसी काम के नहीं होते, निष्क्रिय रहते हैं। ठीक है, फिर अंडाशय से ही एक हार्मोन है एस्ट्रोजन। ध्यान समझिएगा, एस्ट्रोजन। ठीक है, देखिए एस्ट्रोजन का स्रावण होता है और ये एस्ट्रोजन जैसे पुरुष में ये पुरुषत्व की निशानी है वैसे ही एस्ट्रोजन स्त्री तत्व की निशानी है। यानी कि एक स्त्री होने का मेन कारण एस्ट्रोजन हार्मोन है, जिसके कारण औरतों में या लड़कियों में या महिलाओं में स्तनउभार प्लस स्तनउभार साथ साथ इनकी शारीरिक बनावट, शरीर की बनावट, आवाज का पतलापन, ये सब विकसित होने लगता है। या हम मोटा मोटा कह सकते हैं कि एस्ट्रोजन एक स्त्रीत्व का गुण है, या कह सकते हैं कि एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो एक स्त्री होने का लक्षण धीरे धीरे ये डेवलप करने लगता है। क्लियर हुआ? धीरे धीरे डेवलप करने लगता है। ओके, अच्छा, एस्ट्रोजन के साथ साथ इसमें एक और हार्मोन का स्रावण होता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। ध्यान समझिएगा। देखिए प्रोजेस्टेरॉन का काम है रक्षा करना। किससे रक्षा करना? रक्षा करना या प्रोटेक्शन करना। साथ ही साथ आप जैसे कि अगर कोई गर्भवती महिला है तो उसके गर्भ के, जैसे अगर कभी बहुत भारी चोट नहीं, हल्की फुल्की जब चोट लगे तो उसको ये प्रोजेस्टेरॉन उसको बचा के रखता है। या आंतरिक अंगों से जैसे मन धड़कने से, या थोड़ा कभी कोई बच्चा पैर भी मारता है तो उससे भी ये जो प्रोजेस्टेरॉन होता है ये मां के गर्भ की रक्षा करता है। या आप मोटा मोटा सीधा तक कह सकते हैं कि जो बेबी होता है पेट में उसकी ये सुरक्षा करता है। कौन? प्रोजेस्टेरॉन, जैसे नाम से ही लग रहा है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ठीक है,
कौन हार्मोन भैया? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करता है? रक्षा करता है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा, प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? रक्षा करता है। और सबसे बड़ी चीज ये है, ये गर्भधारण क्षमता को मदद करता है या गर्भधारण क्षमता को ये बढ़ाता है। सीधी सीधी बात है, जब भाई सुरक्षा करता है, जैसे आप कह दीजिए कि अगर कोई किसी को कोई गलत काम कर रहा है, आप उसको बराबर बढ़ावा दिए हो, नहीं करो करो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आप उसको सुरक्षा दे रहे हो, तो वो और पावरफुल होता चला जाएगा। सेम काम करता है प्रोजेस्टेरॉन, ये गर्भ की रक्षा करता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो गर्भ धारण की क्षमता को ये बढ़ाता है, ठीक है। अगला देखिए, अगला हार्मोन है रिलैक्सिन हार्मोन। देखिए इसकी बहुत जरूरत पड़ती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। रिलैक्सिन हार्मोन, देखिए ध्यान समझिएगा, रिलैक्सिन हार्मोन जनन बहुत सुगमता से हो या जनन सरलता से हो, इसके लिए ये महिलाओं को बहुत आराम देता है, अर्थात उनकी स्किन को मुलायम कर देता है, ताकि जनन के समय या बच्चे के जन्म लेते समय उनको ज्यादा तकलीफ ना हो, ठीक है, उनको ज्यादा तकलीफ ना हो। लेकिन मुद्दे की बात यह है, सही तरह से खान पान ना, या आप कह लीजिए कि वर्कआउट में कमी के कारण रिलैक्सिन हार्मोन का श्रावण कम होता जा रहा है। जैसे अगर कोई गर्भवती महिला है, अभी अगर वो मायके में रहेगी, ठीक है, तो आराम से टहलती रहेगी, नो प्रॉब्लम, आई हैव नो प्रॉब्लम, पेट में बच्चा है तो क्या हुआ, हम हीरोइन है, कोई दिक्कत नहीं है, लटके झटके मार चलेगी। लेकिन वही औरत अगर ससुराल में आ जाएगी तो क्या होगा? अरे मेरी कमर दुख रही है, मुझे चाय नहीं बनाना है, जरा उठ के चाय दे दो, मतलब उठ के किचन तक नहीं जाएगी, ठीक है। ये मानसिकता या कह लीजिए आप डर या डेवलपमेंट होता जा रहा है, जिसकी वजह से रिलैक्सिन हार्मोन भी अब काम नहीं कर पा रहा है। वही महिला जब हॉस्पिटल में जाती है तो नर्स लोग, आशा लोग पहले इंजेक्शन ठोक देती है, और वो इंजेक्शन में यही होता है रिलैक्सिन हार्मोन, जिसकी वजह से उनको रिलैक्स हो और बच्चा अच्छे से अपना क्या हो जाए, अच्छे से उसका जन्म हो जाए। लेकिन अभी भी क्या है, कई जगह ऑपरेशन करना पड़ रहा है, ऑपरेशन की वजह से बच्चा बोका पैदा हो रहा है। क्यों? जब महिला गर्भधारण करती है तभी से एकदम आराम करेगी, कोई टेंशन नहीं है। अब देखिए, अगर महिला गर्भवती हो गई, ठीक है, अगर कोई महिला गर्भवती होती है या प्रेग्नेंट होती है, तो बच्चे को एकदम एकदम उसको महसूस कराएगी, बच्चा तुम एकदम समझ लो कि क्या कहते हैं ना उसको, रूई में हो, एकदम रूई में, मतलब कोई कोई काम नहीं करेगी, एकदम आराम से रिलैक्स रहेगी। डॉक्टर कह देगा कि कठिन काम मत करना, वो सरल काम छोड़ देगी, चम्मच भी एकदम आराम से उठाएगी, तो बच्चा कहेगा ओ बाहर की दुनिया बहुत मस्त है, बाहर चलेंगे एकदम आराम से रहेंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो जब वही बच्चा पैदा होता है तो बोका रहता है, हर समय बीमार ही रहता है, कभी बीमार, कभी ये, कभी वो, कभी वो। जबकि गांव में जाइए, गांव खड़े में देखिए, वहां की औरतें बराबर काम करती रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। बच्चा जब पैदा होता है और नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं है, नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, बच्चा अच्छे से हो जाएगा, और बच्चा बहुत स्ट्रांग भी रहता है, और तुरंत पैदा होते ही साल भर के अंदर वो दौड़ने लगता है। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण यही है क्योंकि उसको, जब उसकी माँ काम करे, उसको चोट रख दिए खटाखट, वो समझता है अच्छा बाहर जाएंगे तो हम डिस्टर्ब होंगे, हमको कठिनाई से लड़ना है, तो बच्चा पेट से ही लड़ना सीख जाता है, अर्थात अभिमन्यु बन जाता है, ठीक है। तो इसलिए प्रयास कीजिएगा कि जब भी ऐसी घटना आपके साथ हो तो आप उसके लिए थोड़ा केयरफुल रहें, ठीक है। तो रिलैक्सिन हार्मोन का क्या काम है? रिलैक्सिन हार्मोन का काम ये है कि बच्चा अच्छे से पैदा हो जाए और माँ को और बच्चे को कोई तकलीफ ना हो। क्लियर? अच्छा, ये बात हो गई। ये और ये जो पूरा होता है, ये ओवरी, क्या होता है? ये होता है मादा जननांग, मादा जननांग। अब देखिए, मैंने आपको पुरुष जननांग बता दिया, मादा जननांग बता दिया, मैंने आपको यह भी बता दिया कि पुरुष में क्या होता है, महिला में क्या होता है। लेकिन अभी भी आपकी समझ में यह नहीं आया होगा कि बच्चा पैदा कैसे होता है, या बच्चा जो भी पेट में जब गर्भधारण होता है तो वो कैसे होता है। अब उस चीज को हम यहां समझेंगे, लेकिन एक चीज आप पॉइंट आउट कर लीजिए। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि शुक्राणु 7 ml में 20 लाख शुक्राणु होते हैं, प्लस इधर मैंने आपको क्या बताया, अंडाशय से हजारों अंडाणु बनते रहते हैं। अब देखिए, ये हजारों अंडाणु होता क्या है, शुरू शुरू में जब जैसे कि लगभग 10 से 12 वर्ष की आयु तक ये अंडाणु निष्क्रिय होते हैं, किसी काम के नहीं होते, ठीक है, अपना सिर्फ सोए पड़े रहते हैं, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जैसे ही एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव होने लगता है, तब ये एक्टिव हो जाते हैं, और एक्टिव होने के बाद में ये जो आपको अंडाशय दिख रहा है,
ये जो आपको अंडाशय दिख रहा है ये दो होता है, ठीक है, दो बोरा रहता है। दो बोरा कहने का मतलब है एक इधर एक इधर। अब दोनों से बारी बारी से, कभी इससे कभी से, साथ में नहीं, बारी बारी से एक अंडाणु निकलेगा, एक अंडाणु निकलेगा और चला जाएगा गर्भाशय में। ध्यान समझिएगा, एक अंडाणु निकल के चला जाएगा गर्भाशय में। वहां पर वो इंतजार करता है, 1 महीने तक इंतजार करेगा। मान लीजिए 1 महीने के दौरान पुरुष और महिला का संपर्क होता है तो शुक्राणु आके उससे मिलेगा और तभी नवजात शिशु का भ्रूण का निर्माण होगा, या आप मोटा मोटा कह सकते हैं कि तभी नवजात शिशु का जन्म संभव है। अब मान लीजिए इस दौरान उनकी भी संबंध नहीं बनता है तो ये अंडाणु धीरे धीरे टूट फूट करके ब्लड के रूप में बाहर निकलने लगता है, जिसको हम कहते हैं रजोधर्म। क्या कहते हैं? रजोधर्म। रजोधर्म कहते हैं, या इसी को मासिक चक्र कहते हैं, ठीक है, मासिक चक्र। क्या कहते हैं? मासिक चक्र। ये आप ध्यान रखे रहेगा, जिसकी वजह से महिलाओं को काफी प्रॉब्लम होती है, या इंग्लिश में इसको कहते हैं पीरियड्स, ठीक है, इसको ध्यान रखे रहेगा। क्लियर है? तो ये जो अंडाशय होता है इसको ध्यान रखे रहेगा। अंडाशय से जो अंडाणु आता है ये 1 माह तक इंतजार करता है, फिर ये टूट फूट के निकल जाता है, और इसके निकलने की जो प्रक्रिया है वो लगभग 2 से 8 दिन के बीच होती है, ठीक है। सामान्यतः 3-4 दिन में सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन अगर किसी का मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम है तो 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन भी हो सकता है, ठीक है। मोटा मोटा 1 हफ्ते तक ये थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है। क्लियर हुआ? यहां तक आपने सब जान लिया। आपने जान लिया कि अंडाशय से अंडाणु बनता है, ये अंडाणु गर्भाशय में इंतजार करता है या फैलोपियन ट्यूब में इंतजार करता है। अगर वहां पे संबंध बन गया तो ठीक, नहीं तो फिर ये चला जाता है, ठीक है, और बाहर निकल जाता है, जिसको हम कहते हैं मासिक चक्र। क्लियर हुआ? अब हम समझते हैं प्रोसेस ऑफ न्यूबॉर्न बेबी, ठीक है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि अब हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम सीधा चर्चा करेंगे इन दोनों पे। देखिए ध्यान समझिएगा। अभी मैंने आपको बताया, देखिए पूरा डायग्राम बनाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि थोड़ा सा गलत मीनिंग हो जाएगी। देखिए इसको क्या कहते हैं? अंडाणु। अब ध्यान समझिएगा, ये जो अंडाणु होते हैं दोनों, इन दोनों में से ये भी अंडाणु है और ये भी अंडाणु है। अब देखिए इन दोनों में से एक पाइप निकली रहती है। देखिए ध्यान समझिएगा, एक पाइप निकली रहती है, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। अब ये पाइप निकल करके, इस पाइप को कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। क्या कहते हैं? फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी, अंडवाहिनी, ठीक है। क्या कहते हैं? फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी, ठीक है। क्या कहते हैं? फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी। क्लियर हुआ? ध्यान समझिएगा, मैंने आपको क्या बताया, ये जो होते हैं इनमें देखिए, इनमें लाखों हजारों क्या रहते हैं, इसमें लाखों ने हजारों, हजारों क्या रहते हैं इसमें, हजारों इसमें डिंब रहते हैं। डिंब, डिंब को ही हम क्या कहते हैं? अंडाणु, ठीक है। अच्छा सॉरी, ये अंडाशय है, ठीक है। देखिए ये अंडाशय है, ध्यान समझिएगा। देखिए ये क्या है आपका? अंडाशय, ठीक है। ध्यान से देखिए, अब ये अंडाशय में ये देखिए हजारों इसमें क्या है? अंडाणु है। इसमें भी क्या है? हजारों अंडाणु है। अब ये अंडाणु, ध्यान समझिएगा, ये अंडाणु धीरे से निकल के यहां इसमें आ जाते हैं। ये क्या है? फैलोपियन ट्यूब, इसमें आ गया फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में ये पहुंच करके वेट करता है। मान लीजिए संबंध बन गया, तो अब देखिए संबंध बन जाएगा तो नीचे से, ठीक है, मतलब यहां से शुक्राणु आपका ऊपर जाता है। देखिए ध्यान समझिएगा, शुक्राणु यहां से ऊपर जाएगा और इस ट्यूब में जाके इससे मिल जाता है, ठीक है। या मान लीजिए इधर भी जा सकता है, एक समय में एक ही बार, चाहे इधर जाएगा चाहे इधर जाएगा, ठीक है। देखिए यहां ये चले जाएंगे। अब ये शुक्राणु कितने जाते हैं? 20 लाख। मैंने अभी आपको बताया 20 लाख जाते हैं। अगर इसको हम थोड़ा जूम कर दे तो जूम कर देते हैं, ये मान लीजिए अंडाणु है, ठीक है। इस अंडाणु पर 20 लाख शुक्राणु चारों तरफ से आते हैं, ठीक है। कितने? 20 लाख। इन 20 लाख शुक्राणुओं की संरचना कुछ ऐसे होती है। देखिए ऐसे पूंछ होती है, आगे से मुंडी रहती है, ऐसे पूंछ होती है, आगे से मुंडी रहती है। ये सब के सब कहां जाएंगे? इस पे अटैक करते हैं, इस पे अटैक करते हैं। कितने? 20 लाख।
20 लाख में से कोई एक इस अंडाणु में घुस जाता है, ठीक है, या प्रवेश कर जाता है। और जब इस अंडाणु में प्रवेश कर जाएगा तो ये तुरंत ब्लॉक कर देगा, पूरा एकदम पैक कर देगा, पूरा एकदम क्लोज कर देगा। और जब क्लोज कर देगा बाकी के जो 19 लाख हैं वो खत्म हो जाते हैं, मतलब 19,99,99 उनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। तो किसकी वैल्यू रह जाती है? केवल एक की। और जैसे ही एक ये मिलता है, जैसे ही एक ये मिलता है, तो अब देखिए ध्यान से, एक कुछ संरचना ऐसी हो जाती है, ठीक है। देखिए अब इस ओभम में ये स्पर्म जाके मिल चुका है, ये मिल चुका है स्पर्म। तो इसको क्या कहते हैं? देखिए ध्यान समझिएगा, इस प्रक्रिया को कहते हैं निषेचन। क्या कहते हैं? निषेचन। और ये कहां होता है? ये यहीं होता है, फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। अब ये दोनों मिलकर के एक अच्छा सा यहां पे संरचना बना देते हैं, मतलब एक बड़ी सी थैली बनाते हैं, थैली। निषेचन के पश्चात अब ये जो हो चुका है निषेचन, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं आपका जैसे कि भ्रूण, ठीक है। क्या कहते हैं? भ्रूण। या इसके पहले देखिए कौन कौन था इसमें? था अंडाशय या अंडाणु, और इसमें मिला कौन? मिला इसमें शुक्राणु। दो लोग मिल गए तो इसको कहते हैं युग्मनज। क्या कहते हैं? युग्मनज या जाइगोट। क्या कहते हैं? नहीं सॉरी, गैमेट कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? गैमेट, ठीक है, गैमेट। तो ये युग्मनज यानी कि ये, इसको क्या कहते हैं? युग्मनज। अब ये युग्मनज लुढ़कते 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 आ जाता है यहां इस थैली में। इस थैली को कहते हैं गर्भाशय। क्या कहते हैं? गर्भाशय। और यहां आके ये थोड़ा सा और स्ट्रांग हो जाता है, जिसको हम कहते हैं भ्रूण। क्या कहते हैं? भ्रूण। यानी कि युग्मनज से थोड़ा सा और जवान हुआ तो उसको हम कहते हैं भ्रूण। और ये भ्रूण यहां गर्भाशय में स्थापित हो जाता है, अर्थात नए संतान की नींव पड़ जाती है। थोड़ा सा ये और बड़ा होता है तो उसको हम बोलते हैं फेटस। क्या बोलते हैं? फेटस। इस प्रकार एक नई संतान की उत्पत्ति होने के लिए अब गर्भाशय में बच्चा पलता है। जब बच्चा गर्भाशय में पलने लगेगा तो इसको भोजन की जरूरत पड़ेगी। खाना कहां से खाएगा भाई? तो खाना खाने के लिए मां के पेट से एक नली से इसको भोजन मिलता रहता है लगातार। उस नली का नाम है प्लेसेंटा। ध्यान से समझिएगा, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा नली की मदद से इसको भोजन मिलता रहता है, जो ऐसे नाभि पे जुड़ा रहता है। जैसे जब डॉक्टर लोग जब बच्चे के जन्म होता है तो पहले निकालते हैं उसको, जैसे जब निकालेंगे ना, देखिए ध्यान समझिएगा, प्लेसेंटा की वैल्यू समझिए। देखिए प्लेसेंटा होता क्या है, या प्लेसेंटा को हम क्या कहते हैं? देखिए प्लेसेंटा की मदद से बच्चा पेट में माता से भोजन प्राप्त कर सकता है ब्लड के रूप में। अब वो भोजन प्राप्त कैसे? मां सीधा ऐसे डूब के सोया रहेगा। जब उसका जन्म होगा ना तब भी से सोया रहेगा, कोई टेंशन नहीं, उसको क्या पता हम बाहर आ गए हैं। लेकिन जैसे ही प्लेसेंटा को काटेंगे, जैसे ही काटेंगे बच्चा कहेगा है हमको भोजन नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो इसे चिल्लाने लगेगा, उसको फट फट मारेंगे और रोने लगेगा। यानी कि प्लेसेंटा के कटने के बाद में उसको लगता है ओ आई एम ऑन अर्थ, ठीक है, पहले पता नहीं कहां थे, अब हम अर्थ पे आ गए। अर्थात प्लेसेंटा की मदद से वो भोजन प्राप्त करता है। प्लेसेंटा को काटने के बाद में अब वो भोजन किसी और रास्ते से प्राप्त करने लगेगा, ठीक है, ये आप ध्यान रखे रहिएगा। तो प्लेसेंटा की वैल्यू ये हो गई, ठीक। तो दोस्तों इस टॉपिक से मैंने आपको क्या समझा दिया? पूरी प्रक्रिया मैंने आपको समझा दी। मानव से शुक्राणु, महिला से अंडाणु। शुक्राणु कहां से बनता है? वृषण से। महिला में अंडाशय से अंडाणु। अब ये अंडाणु फैलोपियन ट्यूब यहां इंतजार करता है। ये शुक्राणु जाके यहां मिलता है। मिलने के बाद में दोनों क्या बना लेते हैं? गैमेट, यानी कि युग्मनज। ये युग्मनज लुढ़क करके नीचे आता है, गर्भाशय में स्थापित हो जाता है, जिसको हम कहते हैं भ्रूण। और यही भ्रूण बाद में डेवलप होकर के एक नई संतान को निर्माण कर देता है या नई संतान बना देता है। और इस प्रकार सेक्सुअल रिलेशनशिप से, या कह सकते हैं कि लैंगिक जनन हम समझते हैं और नई पीढ़ी को बनाते हैं। क्लियर हुआ? अच्छा, अब देखिए ध्यान समझिएगा, इसमें हम कुछ चीजों को और समझ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रक्रिया समझ में आ गई? देखिए
अब मान लीजिए फैलोपियन ट्यूब, यानी कि जो मैंने आपको बताया जहां पे नई संतान निषेचन की प्रक्रिया होती है, फैलोपियन ट्यूब। देखिए मान लीजिए फैलोपियन ट्यूब में वन ओवम है, ओवम मतलब अंडाणु, और इसमें एक स्पर्म घुस जाता है या एक स्पर्म इसमें क्या कर रहा है, इंटर कर जाता है, ठीक है। और ये क्या बना दिए, ये बना दिए जाइगोट, ठीक है। जाइगोट मतलब भ्रूण, ठीक है। अब ये भ्रूण बना है मस्त एकदम भ्रूण अपना ये मस्ती में है, ठीक है। मान लीजिए किसी वजह से धक्का पक्का लगने से या चोट लगने से ये जाइगोट का जो न्यूक्लियस है ये टूट गया और टूट करके दो दो जाइगोट बना दिया, ठीक है। कौन सा, दो जाइगोट। तो इस परिस्थिति में जुड़वा बच्चे पैदा होंगे, ठीक है, जो एकदम एक जैसे दिखेंगे, राम श्याम सीता गीता, जैसे आपने अभी टीवी में देखा होगा चिंकी मिंकी दो आती हैं, दोनों सेम एक जैसी हैं, पूरी शारीरिक बनावट, पूरी आवाज, सब कुछ सेम है, मतलब डिक्टो मिलेगा भाई। जो खून इसको मिला है वही इसको मिला है, पूरे के पूरे, यानी कि दोनों लड़कियां होंगी या दोनों लड़के होंगे और दोनों सेम होंगे, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन कभी कभी हम ये देखते हैं कि जब जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं तो एक बच्ची होती है और एक बच्चा होता है। वो कैसे होता है, उसके लिए मान लीजिए दो ओवम और दो स्पर्म, ठीक है, ये अगर मिल जाते हैं तो बच्चे जुड़वा तो पैदा होंगे लेकिन असमान होंगे। असमान मतलब एक लड़का एक लड़की, ठीक है। इस प्रक्रिया को आप ये ध्यान रखे रहिएगा, ठीक है। तो ये जनन का जो हमारा टॉपिक था ये हमारा लगभग कंप्लीट होने वाला है, बस थोड़ा सा बचा है। आजकल जमाने में टेस्ट ट्यूब बीबी, जैसे जो बहुत बड़े घराने के हैं वो क्या करते हैं आजकल, टेस्ट ट्यूब बेबी, आजकल वो इस पे चल रहे हैं, ठीक है। जैसे महिला का ओवम लेकर के, पुरुष का स्पर्म लेकर के एक ट्यूब में, ठीक है, एक ट्यूब में आर्टिफिशियल तरीके से स्थापित करके वहां पर बच्चे को विकसित किया जाता है या बच्चे का जन्म योग्य बनाया जाता है, जिसको या जिस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है। तो दोस्तों ये था मानव जनन या लैंगिक जनन से संबंधित हमारा चैप्टर, जीव जनन कैसे करते हैं, ये हमारा यही समाप्त होता है। हम लोग क्लास 10 की बायोलॉजी के सेक्शन को अब लगभग कंप्लीट करने वाले हैं। इसके बाद हम फिजिक्स को पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आई और टॉपिक आपको अच्छे समझ में आया तो प्लीज चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।